अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना है बेंजीन के बारे में। सिलेबस में बेंजीन की थ्योरीज़ हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। उसके अलावा रेजोनेंस आ गया, बेंजीन के रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और बेंजीन के ओरिएंटेशन रिएक्शन, जिनमें ऑर्थो पैरा और डायरेक्टिंग मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप वाले रिएक्शंस आ जाते हैं। शुरू करते हैं हम जल्दी से बेंजीन के बारे में। जी फर्स्ट थ्योरी है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को कुछ बुक्स में एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है, तो वो भी बात करेक्ट ही है, अब एक ही चीज़ हो रही होती है डिस्कस इसमें। तो सबसे पहले याद रखें, बेंजीन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम बोला जाता है वो बोला जाता है रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये पूरा नाम बोला जाता है बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। रेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेंजीन में सिंगल कार्बन कार्बन टू सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन टू डबल बॉन्ड की लेंथ सेम होती है, इसलिए स्ट्रक्चर रेगुलर बोला जाता है। साइक्लिक वैसे ही समझ आ जाता है। हेक्सागोनल सिक्स कॉर्नर। प्लेनर क्यों होता है? प्लेनर इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन की ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होती है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और आपको याद हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैं हर कार्बन की ज्योमेट्री क्या पढ़ाता था? ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर हर कार्बन ट्रायंगुलर प्लेनर है, एक ही प्लेन में सारे एटम्स मौजूद हैं, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल भी क्या होता है? प्लेनर ही होता है। एक ही प्लेन में ओवरऑल मॉलिक्यूल के सारे एटम्स मौजूद होते हैं। एक ही प्लेन से मुराद है, लाइक ये पेज है, ये पेज एक सिंगल प्लेन में है इस वक्त। ठीक है, तो बेंजीन भी इसी तरह एक सिंगल प्लेन में होता है। अब अगर मैंने बोला बेंजीन की हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होती है, तो बेंजीन के पास इस वक्त आप 6 कार्बन होंगी। ये 6 कार्बन, पहली कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं? 3। पहली कार्बन के पास भी 3 sp2 होंगे, एक, ये 2 और ये 3 sp2 होंगे। सिमिलरली दूसरी कार्बन लेंगे, दूसरी कार्बन के पास भी 3 sp2 होंगे, एक, दो और 3। सिमिलरली तीसरी कार्बन के पास भी 3 sp2 होंगे, एक, दो और 3। नेक्स्ट कार्बन के पास एक, दो, 3। उससे नेक्स्ट कार्बन के पास एक, दो, 3 और लास्ट कार्बन के पास भी एक, दो और 3। तो हर कार्बन के पास 3 sp2 होंगे। पहली कार्बन का sp2 सेकंड कार्बन की sp2 से ओवरलैपिंग कर लेगा। ये पहली कार्बन का sp2 सेकंड कार्बन की sp2 से। सिमिलरली इसी कार्बन का sp2 अगली वाली कार्बन की sp2 से ओवरलैपिंग कर लेगा। तो हर कार्बन का एक sp2 अपनी साथ वाली कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से करता है ओवरलैपिंग। और अगर ये आप ओवरलैपिंग काउंट करें टोटल कितनी होंगी, तो अगर कार्बन 6 हैं तो ये ओवरलैपिंग भी 6 होंगी। और पहला यही एमसीक्यूज होगा कि बताएं बेंजीन में sp2 ओवरलैपिंग्स कितनी होती हैं? तो आपका जवाब होता है 6। फिर वो कहता है इन ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने होते हैं? आपका जवाब होता है 6। फिर वो कहता है इन ओवरलैपिंग्स के अंदर अगर सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं इनकी वजह से, तो फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? आपका जवाब होगा 12। क्योंकि जाहिर है एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अगर 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ तक एमसीक्यूज हो गए जी। sp2 ओवरलैपिंग 6 हैं, इनकी वजह से बनने वाले बॉन्ड 6 हैं। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 6 बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होंगे? 12। अब अगर गौर से देखें तो हर कार्बन के पास एक sp2 बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 3 sp2 थे। 3 में से 2 तो चले गए नेबरिंग कार्बन के साथ ओवरलैपिंग में। तो इस कार्बन का ये एक sp2 बचा हुआ है, इस sp2 से हाइड्रोजन का स्फेरिकल s ऑर्बिटल आके जुड़ता है। ये जो sp2 बचा हुआ था इसके साथ हाइड्रोजन का s, इस वाली sp2 के साथ भी हाइड्रोजन का आके जुड़ेगा s, हाइड्रोजन s आके जुड़ेगा sp2 के साथ, हाइड्रोजन s आके जुड़ेगा और अगेन
हाइड्रोजन का ssp2 से और हाइड्रोजन का ssp2 से। तो फिर अगला एमसीक्यूज उसका सिंपली ये होगा कि बेशक हर कार्बन के पास एक एक sp2 बचा हुआ था, तो फिर उस sp2 ने हाइड्रोजन के ऐसे ओवरलैपिंग की है और टोटल sp2s ओवरलैपिंग्स कितनी हुई हैं, तो आपका जवाब होगा sp2s ओवरलैपिंग 6 हुई हैं। उसकी वजह से बनने वाले सिग्मा बॉन्ड्स भी 6 होंगे और उसकी वजह से मौजूद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे 12। फिर फिर वो अगला एमसीक्यूज आपसे पूछेगा कि बताएं सिग्मा बॉन्ड्स तो 6 बन गए, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स बेंजीन में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स बेंजीन में मौजूद होते हैं 12। फिर पूछेगा टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेंजीन में कितने होते हैं, आपका जवाब होगा टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन 12 इधर से 12 इधर 24 होंगे। तो ये टोटल वाले एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर वो रेशो पूछेगा आपसे। वो आपसे कहेगा कि बताएं सिग्मा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड रेशो क्या होती है, और फिर आपसे कहेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो पाई इलेक्ट्रॉन्स रेशो क्या होती है। अच्छा, पाई बॉन्ड याद रखिएगा, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो अगर वो पूछे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बेंजीन के, तो कहना है बेंजीन में टोटल 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, और वो अगर पूछे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कहना पाई इलेक्ट्रॉन 6 मौजूद होते हैं। जाहिर है 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। अच्छा, तो इधर रेशो वो पूछेगा सिग्मा बॉन्ड बताएं, सिग्मा बॉन्ड अभी मैंने ऊपर कितना बताया था, सिग्मा बॉन्ड्स हैं 12 और बेंजीन में पाई बॉन्ड्स कितने मौजूद होते हैं 3। ये होगी एग्जैक्ट रेशो। अगर वो सिंपलेस्ट रेशो पूछे तो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी 4:1। 4:1 सिंपलेस्ट कैसे बनेगी, इन दोनों वैल्यूज को 3 पे डिवाइड कर दें, 12 को 3 पे डिवाइड करो 4 आएगा, 3 को भी 3 पे डिवाइड करो 1। दोनों वैल्यूज को सेम डिजिट पे डिवाइड करना है, अलग अलग पे नहीं डिवाइड कर सकते। सेम डिजिट 3 पे दोनों को डिवाइड करो 4:1। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपको इधर कितने बताए थे, कितने होते हैं 24। पाई के इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने बताए हैं, 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसकी भी सिंपलेस्ट रेशो निकालोगे तो सिंपलेस्ट रेशो आएगी 4:1। सिंपलेस्ट कैसे निकालोगे, दोनों को सेम डिजिट 6 पे डिवाइड कर दो, इस 6 को भी 6 पे डिवाइड करो, 24 को भी 6 पे, इधर 4 आएगा और इधर 1 आएगा। तो ये रेशो भी आपसे फिर पूछी जा रही होगी एमसीक्यूज में। उसके बाद अच्छा, याद रखें कार्बन के एक एस और 2 पी ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। 2 पी कौन से होंगे, पी एक्स और पी वाई। एक एस और 2 पी ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो कौन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, आखिर वाला पीजी। तो जो आखिर वाला पीजी है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो पाई बॉन्ड बनाता है। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि बताएं जी हाइब्रिडाइजेशन में जो आखिर वाले पी पार्टिसिपेट नहीं करते वो क्या करते हैं, फिर वो पाई बॉन्ड बनाते हैं मजबूरन। तो ये रहा बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये रहा बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और इसकी ईच कार्बन पे एक 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद होगा। पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी, पांचवी, छठी, हर कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज 2pz मौजूद होगा और उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन हो तभी अनहाइब्रिडाइज बनाने की जरूरत आती है, अगर इलेक्ट्रॉन ना मौजूद होता तो अनहाइब्रिडाइज कभी बनाने की जरूरत नहीं पेश आती। अब सुने, असूल याद रखना जो मैं इधर बताने लगा हूं कि अगर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स मौजूद हों, जहन में याद रखना, एमसीक्यूज में याद रखना, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट कार्बन मौजूद हों, तो वहां पे बनाए जा सकते हैं अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड्स। वहां पे क्या बनाए जा सकते हैं, अल्टरनेटिव सिंगल डबल, सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो बेंजीन में भी आपने देखा होगा अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैपिंग कर ले तो एक पाई बॉन्ड इधर बनेगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को इससे ओवरलैपिंग करके इधर एक पाई बॉन्ड, इधर को इससे ओवरलैपिंग करके इधर एक पाई बॉन्ड। तो अल्टरनेटिव सिंगल
डबल बॉन्ड बन रहे होते हैं। और फिर याद रखना कि सर ने कहा था कहीं पे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड हो वहाँ, तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है। और अगर कॉन्जुगेशन हो रही हो तो फिर याद रखना कि सर ने कहा था बनेंगे डीलोकलाइज पाई बॉन्ड्स। डीलोकलाइज पाई बॉन्ड, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड वो होते हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी स्प्रेड हो जाए, जिस पाई की चार्ज स्प्रेड हो जाए ऑन होल मालिक्यूल। डीलोकलाइज पाई बॉन्ड वो होता है जिसका चार्ज स्प्रेड हो जाए ऑन होल मालिक्यूल, पूरे के पूरे मालिक्यूल पे जिसका चार्ज स्प्रेड हो जाए उसे डीलोकलाइज बोलते हैं। तो अब जहन में क्या बात याद रखना, किसी भी मालिक्यूल में, बेसिक वो बेंजीन हो बेसिक वो अल्कीन हो, कोई भी बुलाओ, आपको दिख रहा है एडजेसेंट कार्बन पे अनहाइब्रिड sp ऑर्बिटल है, हर साथ साथ वाली कार्बन पे अनहाइब्रिड है, तो समझ जाना वो मालिक्यूल बनाएगा अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स। जहाँ पे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड्स बन पा रहे हो वहाँ पे कंजुगेशन हो सकती है। कंजुगेशन में डीलोकलाइज पाई बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। डीलोकलाइज पाई बॉन्ड वो होता है जिसमें जिसमें जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हों, उन पाई के इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो वो चार्ज पूरे रिंग के ऊपर क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, उसे डीलोकलाइज बोलते हैं। अब होगा ये कि ये ऊपर वाले जो सारी लूप्स हैं पाई पी ऑर्बिटल की, ऊपर वाली सारी लूप्स आपस में एनर्जी मिक्स करेंगी, मिक्स करके रिंग के ऊपर अपना चार्ज सारा स्प्रेड कर लेंगी। ये हेक्सागोनल रिंग होगा, ये हेक्सागोनल रिंग होगा, और हेक्सागोनल रिंग के ऊपर डीलोकलाइज पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना सारा ऊपर चार्ज स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। और जो नीचे वाली लूप्स होती हैं, नीचे वाली भी लूप्स अपनी ओवरलैपिंग करती हैं, अपनी एनर्जी मिक्स करती हैं। नीचे वाली जो लूप्स होती हैं रिंग के नीचे वाली लूप्स, ऊपर वाली की तो करवा दी ओवरलैपिंग, नीचे वाली जो लूप्स होती हैं वो भी एनर्जी मिक्स करती हैं, और मिक्स करके बेंजीन रिंग के नीचे भी अपनी चार्ज को स्प्रेड कर लेती हैं, फैला लेती हैं। तो ये बेंजीन का प्लेनर रिंग होगा, ये बेंजीन का ब्लू कलर वाला प्लेनर रिंग है, और इस रिंग के ऊपर भी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी फैली होगी, नीचे भी फैली हुई होगी। इलेक्ट्रॉन मैंने बेशक इधर स्टेशनरी शो करवाया हुआ, जाहिर है प्रैक्टिकली स्टेशनरी तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पूरे इस पी ऑर्बिटल में फैला हुआ होगा ना, तो ऊपर वाली लूप्स भी अपने चार्ज को या एनर्जी को मिक्स करेंगी, नीचे वाली लूप्स भी जो होंगी वो अपने चार्ज या एनर्जी को मिक्स करेंगी, और मिक्स करने के बाद ऊपर भी एनर्जी करेंगे, नीचे भी एनर्जी करेंगे, और डीलोकलाइज पाई बॉन्ड बनेगा। लफ्ज लोकल का मतलब होता है वो चीज जो अपनी जगह पे रहे, डीलोकलाइज का मतलब होता है वो चीज जो फैल जाए, अपनी फिक्स जगह से हट के पूरी जगह पे फैल जाए। मिसाल के तौर पे जैसे हम बोलते हैं लोकल पीपल, मकामी लोग, अपनी जगह पे रहने वाले लोग। डीलोकलाइज पीपल वो होते हैं जो अपनी जगह से और जगहों पे भी जाएं, मूव करें। तो डीलोकलाइज पाई बॉन्ड इसी सेंस का होता है कि इसके अंदर जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पाई के इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो पूरे रिंग के ऊपर या पूरे मालिक्यूल के ऊपर फैला हुआ होता है। और अब याद रखना है ये डीलोकलाइज पाई बॉन्ड जो होता है मोर स्ट्रांग होता है, ये मोर स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू लोकलाइज पाई बॉन्ड, एज कंपेयर टू लोकलाइज पाई बॉन्ड। लोकलाइज पाई बॉन्ड, लोकलाइज पाई बॉन्ड वो होता है जिस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज पूरे रिंग के ऊपर ना फैले, बल्कि वो पाई बॉन्ड जिन दो कार्बन में बना हुआ उन दो कार्बन के दरमियान में ही जिन उनका चार्ज रहे, पूरे मालिक्यूल के ऊपर उनका चार्ज स्प्रेड नहीं होगा। तो अगर किसी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिर्फ दो कार्बन के दरमियान में रह रहा है और पूरे मालिक्यूल के ऊपर नहीं फैल रहा, पूरे रिंग के ऊपर नहीं फैल रहा, तो वो लोकलाइज पाई बॉन्ड होता है। और लोकलाइज पाई बॉन्ड वीक होते हैं और डीलोकलाइज पाई बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। फिर याद रखना कि अल्कीन्स और अल्काइंस में अक्सर, नॉट ऑलवेज, अक्सर लोकलाइज पाई बॉन्ड होते हैं और वो वीक होते हैं। वीक होने की वजह से वो आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए अल्कीन और अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव हैं। और बेंजीन के में अंदर डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए बेंजीन लेस रिएक्टिव है। मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिखवा दूंगा, बल्कि शायद कल मैंने लिखवाया भी है लेक्चर में। तो अल्कीन और अल्काइन के ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह क्या है, उनमें लोकलाइज पाई बॉन्ड है जो आसानी से टूट जाता है। बेंजीन के कम रिएक्टिव होने की वजह क्या है कि वो डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है, आसानी से टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग होता है। एक बात। दूसरी बात,
ये डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होने की वजह से ही बेंजीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज, बेंजीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज बाय KMnO4। KMnO4 का पर्पल कलर होता है, वो पर्पल कलर डिस्चार्ज नहीं होता क्योंकि बेंजीन KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बेंजीन के पास स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है, टूटते ही नहीं है, KMnO4 नहीं तोड़ पाता। KMnO4 अल्कलाइन या एसिडिफाइड KMnO4 लेना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बेंजीन को ऑक्सीडाइज करवा ही नहीं पा रहा होता, इसका पर्पल कलर डिस्चार्ज हो ही नहीं पा रहा होता। लेकिन अल्कीन और अल्काइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज में फर्क याद रखना, अगर कहीं पे लिखा हुआ जाए अल्कीन और अल्काइन के अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करते हैं और अनसैचुरेशन वाला टेस्ट देते हैं और KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होता है, तो होता है अल्कीन अल्काइन की वजह से होता है। लेकिन अगर वो कोई पूछे बेंजीन करता है अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज होता है, रिएक्ट करता है KMnO4 से और KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होता है, आप कहोगे बेंजीन नहीं करता, क्योंकि बेंजीन के डिलोकलाइज पाई बॉन्ड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और KMnO4 नहीं तोड़ पा रहा होता उन्हें। ये आपने एमसीक्यूज में बात याद भी रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बेंजीन किससे ऑक्सीडाइज होता है? बेंजीन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं पढ़ाऊंगा रिएक्शन में, वनेडियम पेंटाऑक्साइड विद एयर, ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम एयर। ये वनेडियम पेंटाऑक्साइड लें तो ये ऑक्सीडाइज कर लेती है बेंजीन को, ऑक्सीडाइज बेंजीन, ये कर सकती है बेंजीन को ऑक्सीडाइज, तो इससे रिएक्शन पढ़ाऊंगा भी सही। अच्छा, उसके बाद जी आपने करने हैं जी रेजोनेंस। रेजोनेंस की ना मल्टीपल डेफिनेशंस मौजूद हैं बुक में, तो सारी डेफिनेशन करेक्ट है। मैं एक सिंपल तरीके से रेजोनेंस समझाता हूँ कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से मुराद क्या है कि ये आपके पास आ गया जी बेंजीन का रिंग, और अभी मैंने बताया था बेंजीन की हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद होता है। जैसे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसी वजह से तो उसे लिख रहे होते हैं, उसे लिखने की ज़रूरत पेश आती है, वरना तो उसे लिखने की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर वो खाली होता तो अब सुने, बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ाने लगा हूँ जो कि तमाम सूबों की टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हालांकि ए लेवल में इससे 5 से ऊपर भी मौजूद हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी सिलेबस में, एंटी टेस्ट में कहीं नहीं डिस्कस हो रहा होता वो। तो सुने जी, अब डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से मुराद ये है कि ये दरमियान वाला आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा बेंजीन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस राइट वाले इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग कर ले, लेट से सपोज करें अगर ये इलेक्ट्रॉन राइट वाले से ओवरलैपिंग करे, तो पाई बॉन्ड आपको राइट पे दिखाई देगा, इधर पाई बॉन्ड दिखाई देगा। अगर इसने राइट से ओवरलैपिंग कर ली है तो ये इलेक्ट्रॉन मजबूरन इससे ओवरलैपिंग करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मजबूरन इस वाले इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करेगा, और ये पाई बॉन्ड्स की आपको पोजीशंस दिखाई दे रही होंगी। लेकिन ये कंपलसरी थोड़ी था कि ये मिडल वाला इलेक्ट्रॉन राइट वाले से ओवरलैपिंग करता, मिडल वाला इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट वाले से भी ओवरलैपिंग करके लेफ्ट पे भी पाई बॉन्ड बना सकता था। अगर वो लेफ्ट पे ओवरलैपिंग करता तो नीचे वाले को इससे बॉन्ड बनाना पड़ता, इधर पाई बॉन्ड बनता, और इस वाले को इससे बॉन्ड बनाना पड़ता, इधर पाई बॉन्ड की पोजीशन दिखाई देती। तो हुआ ये कि इस मिडल इलेक्ट्रॉन ने राइट से ओवरलैपिंग की तो एक स्ट्रक्चर जनरेट किया, मिडल इलेक्ट्रॉन ने लेफ्ट वाले से ओवरलैपिंग की तो दूसरा स्ट्रक्चर जनरेट किया। मिडल इलेक्ट्रॉन करने क्या लगा हुआ है? डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स शो करने लगा हुआ है, डिफरेंट तरीके से पेयर करने लगा हुआ है। अब जरूरी थोड़ी है मिडल इलेक्ट्रॉन राइट पे ओवरलैपिंग करे या लेफ्ट पे, वो तो फ्रंट पे भी ओवरलैपिंग फ्रंट वाले से भी कर सकता है, और फ्रंट पे भी इस तरीके का पाई बॉन्ड बना सकता है। अगर ये मिडल इलेक्ट्रॉन फ्रंट वाले से ओवरलैपिंग करे, फ्रंट पे यूँ पाई बॉन्ड दिखेगा। अगर इसकी फ्रंट के साथ ओवरलैपिंग हो गई, फिर इस राइट वाले इलेक्ट्रॉन को राइट वाले से ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, इस लेफ्ट के बचे हुए इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट से ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये देखो, मैंने मिडल इलेक्ट्रॉन की राइट ओवरलैपिंग, लेफ्ट ओवरलैपिंग, फ्रंट ओवरलैपिंग के जरिए, मतलब डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स के जरिए 3 स्ट्रक्चर बना लिए। अब ओवरलैपिंग डायगोनली भी होती है कि ये जहाँ पे मेरी पेन की निब इधर इस वक्त दिखाई दे रही है,
ये डायगोनली अपने सामने वाले से भी ओवरलैपिंग कर सकता था, डायगोनली भी पाई बॉन्ड बनता है। अगर ये डायगोनली यूं बॉन्ड बनाता तो इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को इस ऊपर वाले से बॉन्ड बनाना पड़ता, नीचे वाले को नीचे वाले से बॉन्ड बनाना पड़ता, ये एक और स्ट्रक्चर बनता। डायगोनली यूं भी पॉसिबल था कि यूं यूं ओवरलैपिंग होती, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले से बॉन्ड बनाता, ये पाई बॉन्ड होता और बाकी पाई बॉन्ड की पोजीशन इधर होती। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स करके डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर जनरेट कर रहे होते हैं। ये जो शुरू के दो स्ट्रक्चर हैं ये कैकोल ने बताए थे, इन्हें बोलते हैं कैकोल्स स्ट्रक्चर। और अगले जो दो तीन स्ट्रक्चर हैं ये अगले वाले तीन स्ट्रक्चर से बताए थे डेवार ने, तो इसे डेवार्स के स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको पता होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किया हुआ है। अब फिर सवाल ये पूछा गया कि पांच पांच स्ट्रक्चर बना दिए, ए लेवल पे पांच से ज्यादा भी बना रहे होते हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर में से एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, किस स्ट्रक्चर को यूज करें। तो जवाब ये दिया गया, हम करेंगे ये कि हम इन पांचों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये होता है, इसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे मैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पढ़ाता था ना, ये बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, अगर एमसीक्यूज में कहीं लिखा हुआ आ जाए तो। ठीक है, अच्छा, अब इस हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर में ये जो रिंग होता है, ये रिंग रिप्रेजेंट करता है कि अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड है। हर कार्बन पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है, ये देखो इधर अगर डबल बॉन्ड मिसिंग है इन दो कार्बन के दरमियान में, तो अगले स्ट्रक्चर में इन दो कार्बन पे है ना। अगर अगले स्ट्रक्चर में इन दो कार्बन में मिसिंग है तो पिछले का स्ट्रक्चर में इन दो पे था। तो इसका मतलब है गौर से हर स्ट्रक्चर को देखा तो गया, तो हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, कहीं पे मिस नहीं हुआ। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड जो है, पाई के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे रिंग के ऊपर ही घूमने लगे हुए हैं, इसलिए हमने ये दरमियान में रिंग ही बना दिया, छोटा सा सर्कल बना दिया, जिसका मतलब होता था कि मालिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन हो रही है या पाई के इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग के अंदर घूमने लगे हैं। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में याद रखना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s का करेक्टर होता है 25, p का होता है 75, पढ़ाया था ना इस तरह करेक्टर। इसी तरह हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कैकुल के स्ट्रक्चर का करेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि कैकुल के स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि उनके पाई की लेंथ छोटी है। दीवार के स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर में करेक्टर कम आया हुआ है, क्योंकि दीवार के स्ट्रक्चर अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि वहां पे पाई की लेंथ ज्यादा है, पाई की लेंथ बड़ी बड़ी बना दी है, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर में करेक्टर कम होता है। तो अब सुनो, आपने बात क्या याद रखनी है, बल्कि आगे बात बताने से पहले एक बात पिछले पेज पे जो मिस मिस भी हुई है, वो मैं पिछले पेज पे ऐड भी कर दूं। याद रखना, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है जी हमारे पास 1.397 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी लेंथ का यूनिट होता है। और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। और हर कार्बन पे चूंकि तीन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है हर कार्बन पे, और sp2 हाइब्रिडाइज में एंगल कितना पढ़ाया था आपको, 120 का। तो बेंजीन के हर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 120 का एंगल होता है। ये बात एक दो और ये एंगल वाली बात मिस हुई है, तो ये बात भी हमने ऐड कर लेनी है। अच्छा, इधर जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर अभी आपने याद रखना है कि कभी भी आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करें और ब्रेक करके कन्वर्ट करें सिग्मा में, तो आप एक वीक बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग में। एक अनस्टेबल, वीक जो होता है अनस्टेबल होता है, एक अनस्टेबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्टेबल में। हर साइंस सब्जेक्ट का असूल है, अनस्टेबल चीज की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, हर अनस्टेबल चीज की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। तो हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले को आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं लो पोटेंशियल एनर्जी वाले में। अब जब हाई पोटेंशियल वाला लो में आ रहा होगा तो जाहिर है कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज भी तो होनी चाहिए। जब भी कोई सिस्टम हाई पोटेंशियल एनर्जी लेवल से लो में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सो। तो याद रखें, जब भी आप पाई को तोड़ के सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस एक्सो होता है। वीक को स्ट्रॉन्ग में लेके गए हो, अनस्टेबल को स्टेबल में, हाई पोटेंशियल वाले को लो पोटेंशियल एनर्जी वाले में लेके गए हो, तो सिस्टम जाहिर है कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, प्रोसेस एक्सो हो जाएगा। अब सवाल है कि ये जो मैंने आप पर बोला है कि पाई बॉन्ड ब्रेक करें, करें किसके जरिए। अगर एक पाई बॉन्ड हो और एक हाइड्रोजन मालिक्यूल के जरिए ब्रेक करें,
अगर एक पाई बॉन्ड को एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करवा के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सिग्मा में कन्वर्ट करें तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उस रिलीज होने वाली एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर यही पाई बॉन्ड आपने हैलोजन के मॉलिक्यूल के जरिए ब्रेक करवाया होता तो हीट को बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ हैलोजनेशन। बहरहाल आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन याद रखनी है कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है -120 किलो जूल पर मोल। कुछ बुक्स में राउंड ऑफ करके -120 और कुछ बुक्स में एग्जैक्ट वैल्यू -119.5 किलो जूल पर मोल भी लिखी हुई। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अब आपको याद रहनी चाहिए। और सुने आगे, अब हम करवाएंगे हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में आपको कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पता होनी चाहिए। कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है। फिर आपको एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और जो एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड का डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो आपको रेजोनेंस एनर्जी पता होनी चाहिए। तो सुने जी, लेट से आपके पास एक मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सीन। बुक में नाम लिखे हुए हैं, बस मैं नाम बोल दूंगा, साइक्लोहेक्सीन। इसको एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जरिए तो ये कन्वर्ट होगा साइक्लोहेक्सेन में। अब चूंकि एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने एक पाई बॉन्ड तोड़ा है तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -119.5 किलो जूल पर मोल। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड की गई, सेम वैल्यू आई थी। अच्छा, इधर माइनस का मतलब सिर्फ रिलीज हुई एनर्जी। माइनस को मैं कई दफ़ा कहता हूँ, इस वाले माइनस को मैथमेटिकली नहीं डील करना। माइनस लगा हुआ है तो छोटी वैल्यू, प्लस लगा हुआ है बड़ी, इसका मतलब ये नहीं होता। माइनस का मतलब सिर्फ एनर्जी रिलीज हुई है। अब गैप कितना बनेगा कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल में, 0 का। तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी 0 है। कोई पूछे क्यों 0 है तो कहना एक पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड सिर्फ कितने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की वजह से बना होगा, 2। एक पाई बॉन्ड सिर्फ 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की वजह से बनता है। और जब सिर्फ 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो तो पेयरिंग स्कीम नहीं पॉसिबल होती। मजबूरन इस इलेक्ट्रॉन को इसी से ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन किसी और से थोड़ी ओवरलैपिंग कर सकता है, और पेयरिंग स्कीम थोड़ी हो सकती है। तो इसमें तो पेयरिंग स्कीम हो ही नहीं सकती है डिफरेंट, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल हैं। पेयरिंग स्कीम नहीं होगी तो रेजोनेंस भी नहीं होगी, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी एमसीक्यूज में बोलना 0 होती है। उसके बाद अगला मॉलिक्यूल 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। बुक में नाम लिखा हुआ दिख जाएगा, जो बुक दी हुई है उसमें नाम लिखा हुआ है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। 2 पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करें प्लाटिनियम मेटल कैटेलिस्ट की मौजूदगी में। दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अच्छा, अब अगर 2 पाई बॉन्ड तोड़ें तो एनर्जी तो डबल रिलीज होनी चाहिए। डबल 119.5 का डबल 239 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन जो इसकी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी निकली थी वो -231 निकली थी किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब कैलकुलेटेड 239 है, एक्सपेरिमेंटल 231 है, गैप कितने का आया हुआ है, 8 किलो जूल पर मोल का। ये 8 क्या कहलाएगी, रेजोनेंस एनर्जी। अब इसकी रेजोनेंस एनर्जी आई है, क्यों आई है, क्यों आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि इधर 2 पाई बॉन्ड का मतलब है कि 4 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थे। 2 पाई बॉन्ड का मतलब है 4 अनहाइब्रिडाइज्ड। अब ये देखो 4 क्या करेंगे, ये ऊपर वाला राइट वाले से भी पेयरिंग कर सकता है, ये ऊपर वाला फ्रंट वाले से भी पेयरिंग कर सकता है। तो इसका मतलब है ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की राइट वाले से भी पेयरिंग स्कीम पॉसिबल है, फ्रंट वाले से भी। तो इधर तो पेयरिंग स्कीम शुरू हो गई तो रेजोनेंस भी शुरू होगी, रेजोनेंस एनर्जी की भी वैल्यू आएगी, जाहिर है। फिर बेंजीन। बेंजीन का एमसीक्यूज में हाइपोथेटिकल नेम भी लिखा हुआ आएगा। हाइपोथेटिकल इसका नेम लिखा होता है 135 साइक्लोहेक्सा साइक्लोहेक्सा ट्राइन। ये इसका हाइपोथेटिकल नेम होता है, जो तब यूज करते हैं जब कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे हो। जाहिर है जब एक्सपेरिमेंटल फाइंड करेंगे तब तो एक्चुअल नेम ही बोलेंगे, बेंजीन ही बोलेंगे तब तो अगर 3 पाई बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज होंगे प्लाटिनियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और तीनों पाई बॉन्ड टूट के बनेगा साइक्लोहेक्सेन।
तो अब एनर्जी भी तो ट्रिपल रिलीज होनी चाहिए, मतलब 358.5 ट्रिपल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता लगा एनर्जी इतनी नहीं रिलीज होती, कम रिलीज होती है, 208 किलो जूल पर मोल कम रिलीज हुई। दोनों का गैप कितने का है? गैप है जी 150.5 का। इस गैप को बोलते हैं जी रेजोनेंस एनर्जी। अब बेंजीन की इतनी बड़ी वैल्यू क्यों आई है रेजोनेंस एनर्जी की? क्योंकि बेंजीन पे 3 पाई बॉन्ड का मतलब है कि 6 अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल हैं। 3 पाई बॉन्ड का मतलब है कि एडजेसेंट कार्बन पे 6 अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल हैं। वो तो फिर बहुत ज्यादा पेयरिंग स्कीम शो करेंगे, बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगी, बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी शो होगी। तो फिर हमें लॉजिक ये समझ आई कि जितने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम ज्यादा हों, जितने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम ज्यादा हों, उतनी पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती हैं, उतनी पेयरिंग स्कीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती हैं। जितनी ज़्यादा पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उतने ही ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, उतने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, उतनी ज़्यादा मालिक्यूल में रेजोनेंस भी हो रही होती है, उतनी ज़्यादा मालिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी भी होती है। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी और मालिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा और रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाती है। तो बेंजीन में चूंकि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ज्यादा थे, पेयरिंग स्कीम ज्यादा थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बने, रेजोनेंस ज्यादा हुई, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है अल्कीन और अल्काइन से, इसलिए बेंजीन कम रिएक्टिव है। इसी वजह से बेंजीन जो होता है KMnO4 से ऑक्सीडाइज भी नहीं हो पा रहा होता। अब अगर इन तीनों के एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर मैं लिखूं तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेंजीन। बेंजीन से बेंजीन ज्यादा स्टेबल किससे होगा? 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन से। और वो ज्यादा स्टेबल किससे होगा? साइक्लोहेक्सीन से। अगर ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका उलट होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका उलट होना चाहिए। रिएक्टिविटी में साइक्लोहेक्सीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। साइक्लोहेक्सीन ज्यादा रिएक्टिव किससे होगा? 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन से। और वो ज्यादा रिएक्टिव किससे होगा? बेंजीन से। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ गया। आइंदा एमसीक्यूज में इसी तरीके से आप रेजोनेंस चेक किया करोगे और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का अंदाजा लगाया करोगे। अच्छा, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी की, ये किलो जूल पर मोल में। हो सकता है वो किलो कैलोरी में पूछ ले, तो किलो कैलोरी में इसकी वैल्यू होती है रेजोनेंस एनर्जी की। किलो कैलोरी में इसकी वैल्यू भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी थी। कितनी वैल्यू थी किलो कैलोरी में भाई? 35.9। 35.9 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो ये किलो कैलोरी और किलो जूल दोनों में वैल्यूज याद रखना। तो ये थी बेंजीन की रेजोनेंस और रेजोनेंस के जरिए एक्सप्लेनेशन। ये सारी वैल्यूज एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। कैकुल स्ट्रक्चर, ये सारी कहानी जो बताई है सारी एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। उसके बाद आपने करनी है जी बेंजीन की रिएक्शंस, जिन रिएक्शन में सबसे पहले आपने करने हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, मैकेनिज्म पे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं सिर्फ एक का मैकेनिज्म समझाऊंगा, बाकी मैं एमसीक्यूज के लिहाज से सारा टेबल बना के दूंगा। बस एक का ही मैकेनिज्म बताऊंगा, उससे वो सारे हर किसों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो जनरल मैकेनिज्म होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो आगे सारी एग्जाम्पल पे एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल मैकेनिज्म हेलोजनेशन का बता देता हूँ। हेलोजनेशन में ये हेलोजन का मालिक्यूल होता है, जिसका पहले रिएक्शन होता है कैटलिस्ट।
Fe(X3) से, Fe(X3) से। अब होता ये है कि ये जब दोनों मालिक्यूल करीब आते हैं, जब ये दोनों मालिक्यूल करीब आ रहे होते हैं, इधर याद रखना हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। जाहिर है दोनों हेलोजन के पास होते हैं, किसी एक के पास तो नहीं होते, दोनों के पास ही होते हैं। आयरन के पास होगा एम्प्टी डी ऑर्बिटल, आयरन के पास कुछ डी ऑर्बिटल मौजूद होंगे, ठीक है। वो डी ऑर्बिटल इसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर डी ऑर्बिटल लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो याद रखना आयरन इधर एक्ट कर रहा होगा लिविस बेस के तौर पे। अच्छा, लोन पेयर एक्सेप्ट हो रहा है तो सॉरी, लिविस एसिड के तौर पे। तो आयरन इधर होता ही है कि सबसे पहले ये जो एक हेलोजन है, ये हेलोजन अपने साथ वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, दरमियान वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो होता है आगे आयरन को डोनेट करता है। मतलब इन अदर वर्ड्स ये लिगेंड के तौर पे काम कर रहा होता है, अपना पेयर इस आयरन को डोनेट करता है। आयरन लिविस एसिड होता है, और ये वाला जो एक हेलोजन होता है जो अपना उसे अपना पेयर डोनेट कर रहा है, ये लिविस बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, जब ये अपना पेयर आयरन को डोनेट करेगा तो आयरन के पास 3 हेलोजन तो पहले थे, इसने भी पेयर डोनेट किया है, 4 हेलोजन हो गए, और ये बनेगा एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, और इस कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जो हेलोजन आया है वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन साथ लेके इसकी तरफ डोनेट करने के लिए आया है। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके आ रहे हैं तो जाहिर है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इस पूरे को ही फिर बेस बोला जा रहा होता है, इस पूरे को ही बेस बोल रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास बेस आया ना, नेगेटिव चार्ज आ गया ना। जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए आप उसे बेस बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी जनरेट हो जाती है। जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे बेस बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी जनरेट हो जाती है। इसको आगे मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी नेगेटिव से। जब हेलोजन दरमियान वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आया था, तो फिर इस वाले हेलोजन पे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो साथ वाले हेलोजन लेके उसके पास चला गया। तो इस पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब इस चैप्टर में अगर आप गौर करो तो ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है वो नॉन मेटल्स पे आया हुआ है, हेलोजन नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब एक बात जहन में याद रखना, आमतौर पे नॉन मेटल की नेचर होती है कि उन पे नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन कभी आप देख लो ना, अगर नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रोफाइल होता है। कभी आपसे पूछा जाए ना बेहतर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, मेटल का पॉजिटिव आयन या नॉन मेटल का पॉजिटिव आयन? मेटल का पॉजिटिव आयन इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, क्योंकि मेटल की तो वैसे भी नेचर है पॉजिटिव चार्ज रखना, तो वो इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है? नॉन मेटल का जो पॉजिटिव आयन होता है ना, बेहतरीन इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसको बड़ी जल्दी पड़ी हुई होती है कि अपनी किसी तरह पॉजिटिव चार्ज खत्म करूं, दूसरों से किसी तरह इलेक्ट्रॉन लूं, तो वो दूसरों पे अटैक करने की बड़ी कोशिश कर रहा होता है। तो नॉन मेटल के जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, याद रखना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो दूसरों पे अटैक बहुत करते हैं, वो बड़ी कोशिश करते हैं अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लें। अच्छा जी, अब आप जितने भी रिएक्शन पढ़ोगे आप गौर से देखना, इधर मैं जितने भी इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा ना सारे, वो नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। क्यों नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है इसमें? इसलिए क्योंकि बेंजीन का पाई बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आमतौर पे मेटल के पॉजिटिव आयन से वो नहीं टूटता, मेटल का पॉजिटिव आयन वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। नॉन मेटल का पॉजिटिव आयन बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन पे बड़े हमले करता है और उनके पाई बॉन्ड तोड़ता है, और बेंजीन का पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए नॉन मेटल के इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्योंकि वो पाई बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। अब पहला स्टेप याद रखना, याद रखना कि अब ये बेंजीन के पाई के इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ेंगे। अच्छा जी, ये जुड़ गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से। अच्छा, पाई के इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। अब सुनो, ये पाई बॉन्ड था इन दो कार्बन के दरमियान में जिन पे मैंने डॉट डाला है, और इलेक्ट्रोफाइल तो ऊपर वाली कार्बन पे जुड़ा है, ऊपर वाली पे। तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन जो है ना, ऊपर वाली कार्बन के साथ ही एक्स के साथ जुड़ने के लिए चले गए। ये पाई के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इधर पाई बॉन्ड में, वो इस एक्स के साथ जुड़ने के लिए चले गए। तो ये जो नीचे वाला ये कार्बन दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे इस वक्त पेन की निब है, इस कार्बन पे पाई के इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इस वाले कार्बन के पाई के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हेलोजन से बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, इस ऊपर वाली कार्बन के पास एक एच भी होगा जिसे मैं ओपन करके लिख रहा हूँ,
इस ऊपर वाली का हर कार्बन के पास H होता है, लेकिन सिर्फ इस पे ही ओपन करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हाइड्रोजन अगले स्टेप में हमने निकालना है। ये बनता है जी इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट में याद रखिए इसकी कॉन्जुगेशन भी पार्शियली डिस्ट्रॉय हो गई है, पार्शियली डिस्ट्रॉय हुई है इसकी कॉन्जुगेशन भी, इसकी रेजोनेंस भी पार्शियली डिस्ट्रॉय हुई होगी, और इसका डीलोकलाइज्ड पाई का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का जो क्लाउड होगा वो भी पार्शियली डिस्ट्रॉय हुआ है। क्यों पार्शियली डिस्ट्रॉय हुआ है? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड अंदर बच गए, 1 पाई बॉन्ड अंदर टूट गया। अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड टूट चुका है, तो ये कॉन्जुगेशन पार्शियली डिस्ट्रॉय हुई है, रेजोनेंस में अंदर पार्शियली डिस्ट्रॉय हुई है, डिलोकलाइज पाई बॉन्ड वाला जो करेक्टर था वो भी पार्शियली डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट बनता है। अब सुने जी आगे सेकंड स्टेप पे क्या होगा। सेकंड स्टेप पे अटैक करेगी जी बेस, ये जो ऊपर मैंने बेस लिखी हुई है FeXO4 नेगेटिव, ये बेस अटैक करेगी जी इस प्रोटॉन पे, क्योंकि बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो बेस यहाँ से प्रोटॉन लेगी। अच्छा, इसके अंदर X नेगेटिव ये प्रोटॉन लेगा और बनाएगा HX, और अंदर जो कैटलिस्ट होगा FeX3, वो कैटलिस्ट अलग हो जाएगा FeX3। और जब ये बेस X नेगेटिव इस प्रोटॉन को निकालेगी तो प्रोटॉन H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा और अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के जाएगा, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर आके नीचे कार्बन के साथ दोबारा पाई बॉन्ड बनाएगी। हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोबारा पाई बॉन्ड बनाएंगे नीचे आके, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में जा रहा है H पॉजिटिव, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने वो नहीं लेके जा रहा, वो नीचे छोड़ के जाएगा, इधर दोबारा से पाई बॉन्ड बनेगा, और ये लो ये बन गया जी हेलो बेंजीन। एक्स का मतलब हेलोजन, हेलो बेंजीन। और ये लो जी दोबारा से एरोमेटिक करेक्टर रीजनरेट हो चुका है इसमें, दोबारा से इसमें एरो करेक्टर, ऊपर एरोमेटिक करेक्टर भी पार्शियली डिस्ट्रॉय हुआ था, इधर दोबारा से एरोमेटिक करेक्टर पार्श रीजनरेट हो जाएगा। तो अब आपने याद क्या रखना है? आपने याद रखना है कि इधर एक कैटलिस्ट होता है जो दूसरों से लोन पेयर लेता है, लोन पेयर वो एक्सेप्ट करता है तो वो लिविस एसिड होता है, लेकिन लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या याद रखना? पहले कैटलिस्ट क्या होता है? लिविस एसिड, लेकिन लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिविस बेस में। और एक नॉन मेटल का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पहले स्टेप में पार्टिसिपेट करता है और बेस हमेशा सेकंड स्टेप में। जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो याद रखिएगा पार्शियली डिस्ट्रॉय होता है एरोमेटिक करेक्टर, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और डिलोकलाइज पाई बॉन्ड का करेक्टर पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट पे सेकंड स्टेप में ये बेस जो होता है ये प्रोटॉन निकाल लेता है, बेस प्रोटॉन निकाल के एरोमेटिक करेक्टर दोबारा रीजनरेट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कैसे हुई है? ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल था और ये H भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये अगर X जो था इलेक्ट्रोफाइल था तो याद रखें ये H भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रोफाइल को बेस ने निकाला है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने X ने एक वीक इलेक्ट्रोफाइल H को निकाल दिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल X ने एक वीक इलेक्ट्रोफाइल H को निकाल दिया। ये अब ये जितनी बातें बताई हैं ये एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं देखना कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, जिसे ये अपना टॉपिक आता होगा उसे कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट भी ज़रूर समझ आएगी एमसीक्यूज में लिखी हुई, और जिसे नहीं पता होगा उसे नहीं पता लग रहा होगा बस फिर। अब देखो, अब आपने ये करना है कि जी अच्छा नेक्स्ट आपने शुरू करना है इसका टेबल बनाना। तो देखें जी टेबल कैसे बनाना है आपने इसका। आपने एमसीक्यूज के लिहाज से बातें बस तैयार करनी है इसमें, और वो एमसीक्यूज के लिहाज से इस तरीके से तैयार करनी है कि आपको रिएक्शन का नेम पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है, फिर आपको रिएक्टेंट्स पता होने चाहिए कि कौन से रिएक्टेंट रिएक्ट करने लगे थे,
फिर आपको मैकेनिज्म में जो मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल बताया वो इलेक्ट्रोफाइल एमसीक्यूज में हर रिएक्शन का पता हो, आपको बेस पता हो, आपको कैटलिस्ट पता हो, आपको कैटलिस्ट पता हो और आपको प्रोडक्ट पता हो। बस एमसीक्यूज के लिहाज से आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले कहना है जी, एमसीक्यूज आएगा वो कहेगा बताओ जी हेलोजनेशन है कैटालिटिक हेलोजनेशन। सनलाइट हेलोजनेशन अलग बला होती है, उसका अलग तरीका होता है। कैटालिटिक हेलोजनेशन है तो रिएक्टेंट क्या होंगे? आप कहेंगे जी रिएक्टेंट होगा बेंजीन और हेलोजन। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? हेलोजन का इलेक्ट्रोफाइल। बेस होगा जी Fe(X4) नेगेटिव या फिर बेस होगा Al(X4) नेगेटिव। कैटलिस्ट Fe(X3) भी हो सकता है और कैटलिस्ट Al(X3) भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। प्रोडक्ट में आप कहोगे जी बनेगा हेलोबेंजीन, जो कि आमतौर पे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनवाया जाता है। फ्लोरो और आयोडो अवॉइड किया जाता है क्योंकि फ्लोरो के रिएक्शन बहुत फास्ट, आयोडो के बहुत स्लो। इसलिए आप इधर हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन लेके मॉडरेट रिएक्शन करवाते हो और बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन हैलाइड होता है। फिर वो कहेगा जी बताओ नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन कितने टेम्परेचर पे करवाई जाएगी? इसकी तो 50 to 55 टेम्परेचर पे करवाई जाती है। रिएक्टेंट होते हैं जी बेंजीन और होता है जी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव, बेस होता है HSO4 नेगेटिव, जो कि कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से बना होता है। एमसीक्यूज में याद रखना कैटलिस्ट भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, नाइट्रिक एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा और दोनों की नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज होती है, रेशो होती है 1:1। मतलब जितनी कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की डालोगे उतनी बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। दोनों की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए और प्रोडक्ट बना हुआ मिल रहा होता है नाइट्रोबेंजीन और बाय प्रोडक्ट वाटर बना हुआ मिलता है। फिर जी हेलो सल्फोनेशन दो तरह की है। एक सल्फोनेशन करवाई जाती है 80 सेल्सियस पे या 85 डिग्री सेल्सियस पे। ये सल्फोनेशन के लिए बेंजीन लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं। यही सल्फ्यूरिक एसिड खुद कैटलिस्ट के तौर पे भी अंदर रिएक्शन में काम कर रहा होता है। अगर कोई रिएक्टेंट ही कैटलिस्ट के तौर पे काम करे, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड ही कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो उसे ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर कोई रिएक्टेंट ही कैटलिस्ट के तौर पे काम करे तो उसे आप ऑटो कैटलिस्ट बोल सकते हैं। आपने खुद से बाहर से नहीं डाला, वो रिएक्टेंट था और कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। और इलेक्ट्रोफाइल इसमें SO3 होता है, सल्फर पे इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। बेस इधर होता है HSO4 नेगेटिव, बेस होता है HSO4 नेगेटिव और प्रोडक्ट बना हुआ मिल रहा होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बल्कि मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, मैंने बोल तो दिया, मेरे ख्याल में गलत बोला है। रिएक्टेंट नहीं बल्कि रिएक्शन के दौरान बनने वाला अगर कोई प्रोडक्ट कैटलिस्ट के तौर पे काम करना शुरू कर दे उसे ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। ये करेक्शन कर लो, रिएक्शन के दौरान अगर बनने वाला कोई प्रोडक्ट कैटलिस्ट के तौर पे काम करना शुरू कर दे तो उसे ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, ना कि रिएक्टेंट को। करेक्शन कर दिए मैंने। एक और भी सल्फोनेशन है जो कि होती है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, वो एमसीक्यूज में अगर लफ्ज यूज करे तो कहना जी मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड फ्यूमिंग। फ्यूम जो होते हैं वो सल्फर ट्राई के ही होते हैं। ये जो रिएक्शन होता है रूम टेम्परेचर पे ही करवाया जाता है क्योंकि पहले से ही सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस दी हुई होती है। इधर सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर ट्राईऑक्साइड अंदर बनानी पड़ती है रिएक्शन के दौरान, इसलिए टेम्परेचर हाई होता है। सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर ट्राईऑक्साइड रिएक्शन के दौरान बनाते हैं, इधर सल्फर ट्राईऑक्साइड पहले से ही देते हैं। तो ये सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है रिएक्टेंट में। इलेक्ट्रोफाइल भी सल्फर ट्राई होता है। बेस जो होता है HSO4 नेगेटिव होता है। कैटलिस्ट जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राईऑक्साइड दोनों डाले हुए होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है
वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और इधर कोई बाय प्रोडक्ट वाटर नहीं बनता, क्योंकि जब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस इधर बेंजीन पे आके जुड़ती है तो बेंजीन की कार्बन का जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन ही आगे सल्फर ट्राई से जुड़ जाता है, तो इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं होता। फिर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। अल्काइलेशन अगर करवानी हो तो अल्काइलेशन का मतलब होता है बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं। वो एमसीक्यूज में पूछेगा अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना तो क्या यूज करते हैं, आप कहना अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो AlCl3 यूज करते हैं। तो जो इसमें बेस होता है वो बेस AlCl4 नेगेटिव होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव होगा, और Cl जो होगा वो तो कैटलिस्ट से जुड़ के AlCl4 नेगेटिव बनाया हुआ होगा, उसने बेस बनाया हुआ होगा। अब ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे अगर आके जुड़ेगा तो बना हुआ मिलेगा इधर अल्काइल बेंजीन, और बाई प्रोडक्ट में इधर बना हुआ मिल रहा होता है ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के निकलने वाले H से जुड़ता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये वही मेथड है जिसमें टॉलिन बना सकते हैं, मतलब मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। अगर आप इधर मिथाइल क्लोराइड लोगे तो मिथाइल बेंजीन मतलब टॉलिन बनेगा, इथाइल क्लोराइड लोगे तो इथाइल बेंजीन बनेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लोगे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसे क्यूमनी बोलते हैं, क्यूमनी मैंने पढ़ाया भी था, वो बनेगा। अगर फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवानी हो तो असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो पूछे असाइल ग्रुप कहाँ से आएगा, आप कहेंगे एसिड हलाइड से। ये मैंने एसिड हलाइड पढ़ाए थे आप लोगों को। इस एसिड हलाइड में ये असाइल ग्रुप होगा, और इसमें जो बेस होता है वो AlCl4 नेगेटिव होता है। जितने भी फ्रेडल क्राफ्ट के रिएक्शन होते हैं कैटलिस्ट सेम ही होते हैं, AlCl3 तो उसमें टेंशन नहीं लेनी, कैटलिस्ट भी सेम होता है, बेस भी सेम होता है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये असाइल ग्रुप बेंजीन पे आके जुड़ेगा, बनेगा एसाइल बेंजीन, बुक में नाम लिखा हुआ होगा एसाइल बेंजीन। अच्छा जी, अच्छा बाय प्रोडक्ट एच सी, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया असाइल बेंजीन, बाय प्रोडक्ट बनेगा HCl। अब ये वही मेथड है, अगर आप इधर R की जगह CH3 ले लो तो इस R की जगह भी CH3 होगा, इस R की जगह भी अगर CH3 होगा तो आपको बना हुआ मिलेगा एसिटोफिनोन। ये वही मेथड है जिसमें एसिटोफिनोन बनाया जाता है, MCQs में पूछा जाएगा आपसे, बताएं एसिटोफिनोन बनाना है अगर हमने, तो एसिटोफिनोन किस में बना सकते हैं, एसाइलेशन में। अगर आप इधर ले लें एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम बोल रहा हूँ, एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटोफिनोन बनता है। अच्छा, एसिटोफिनोन को याद रखिएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। और याद रखिएगा एसाइलेशन में कीटोन्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, एरोमेटिक कीटोन्स की, भूल मत जाना, एरोमेटिक कीटोन्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, भूल मत जाना। तो ये सारे रिएक्शन थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने सारा उनका बता दिया जो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे मैंने बता दिए। एमसीक्यूज में इलेक्ट्रोफाइल, बेस, कैटलिस्ट, बनने वाले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एसिटोफिनोन, टोलिन, इथाइल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कंडीशन कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। इधर एमसीक्यूज बनता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 में डला हुआ होता है, ये सारी बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। उसके बाद बेंजीन के ना एडिशन रिएक्शंस करना। अब याद रखो बेंजीन का पीछे मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब बेंजीन के पढ़ाने लगा हूं एडिशन रिएक्शंस। तो सुनो एडिशन रिएक्शंस बेंजीन के कौन से करने हैं। एक तो एडिशन रिएक्शन में आपने करनी है जी, एडिशन रिएक्शन में आपने हाइड्रोजनेशन, जो कि इंतहा की आसान चीज होती है, इंतहा की आसान है, उस पर इतना टाइम मैं नहीं ज़ाया करूँगा, कि ये रहा बेंजीन, और बेंजीन में आपने हाइड्रोजन के मालिक्यूल करवाए ऐड, और जब हाइड्रोजन मालिक्यूल आप ऐड करवाओगे तो इसमें आप कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हो प्लाटिनियम मेटल, और वो बेंजीन के पाई बॉन्ड सारे ब्रेक करता है और साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर बेंजीन की करवाओ हेलोजनेशन, अगर आप बेंजीन को 3 हेलोजेंस के मालिक्यूल प्रोवाइड करो सनलाइट की मौजूदगी में, तो सनलाइट में जाहिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगी, वो तो पीछे मैंने पढ़ाई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैटालिटिक वाली, ये सनलाइट हेलोजनेशन है।
अगर सनलाइट हेलोजनेशन करवाओगे तो 3 हेलोजन के मालिक्यूल में कितने हेलोजन के एटम होंगे? 6। कितने हेलोजन के एटम होंगे 3 मालिक्यूल में? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 हेलोजन आकर जुड़ गए और जिस कार्बन पे जुड़ेंगे उस कार्बन पे हाइड्रोजन भी होगा, जिसे मैंने ओपन करके लिख दिया। ये मैंने हाइड्रोजन को भी ओपन करके लिख दिया। ये मालिक्यूल जो बना, इस मालिक्यूल को बोलते हैं, नाम मेरी बुक में लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। इसका आईयूपैक नेम लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हेलो साइक्लोहेक्सेन। नाम लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हेलो साइक्लोहेक्सेन। और इसका कॉमन नेम बुक में लिखा हुआ होगा बेंजीन हेक्साहलाइड। बेंजीन हेक्साहलाइड। तो इसके नाम पे नजर रखना, ये आ सकता है एमसीक्यूज में, नाम पे इस पे नजर रखना। ये एडिशन रिएक्शन हो गया। और बेंजीन का एडिशन रिएक्शन आपने करना है ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन में करना पहले ओजोनलाइसिस। याद रखना कि सर ने कहा था ओजोनलाइसिस में जितने पाई बॉन्ड हो उतने ओजोन लेते हैं। सर ने कहा था जितने पाई बॉन्ड हो उतने ओजोन लेते हैं। और ओजोनलाइसिस में आगे रिडक्शन भी करवानी पड़ते हैं। जितने ओजोन लेते हैं उतने ही जिंक के एटम्स लेते हैं, उतने ही वाटर एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। मैंने आपको अल्कीन की भी ओजोनलाइसिस पढ़ाई है। अल्कीन की ओजोनलाइसिस में अल्कीन में जब एक पाई बॉन्ड था तो एक ओजोन लिया, एक जिंक एक वाटर। अब बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है तो 3 ओजोन 3 जिंक और 3 वाटर। अब याद रखना जी, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब ये जो 3 ओजोन के मालिक्यूल हैं, एक इस पाई बॉन्ड के अराउंड आके ऐड होगा, इस पाई के, एक इस पाई के, तो तीनों ओजोन पाई के अराउंड आके ऐड हो जाएंगे। और 3 ओजोन में एटम कितने बनेंगे? 3 3 9, 9 ऑक्सीजन एटम। ये बनता है बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ये क्या बनता है? बेंजीन ट्राइओजोनाइड। बुक में नाम मिल जाएगा, बुक सामने पड़ी होगी। मैं नाम लिखने पे टाइम जाए इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बुक दी हुई है आपको। अब बेंजीन ट्राइओजोनाइड की जब रिडक्शन करवाते हैं, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ऑक्सीजन की -2। तो एक जिंक एक ऑक्सीजन निकालता है, दूसरा जिंक दूसरा, और तीसरा जिंक तीसरा। इधर 3 जिंक ऑक्साइड बनते हैं। वाटर कैटलिस्ट होता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। 3 जिंक ने 3 ऑक्सीजन निकाल लिए, कितने ऑक्सीजन बचे होंगे? 6। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन 3 ग्लाइऑक्सल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जरा एक ग्लाइऑक्सल में देखो, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। एक ग्लाइऑक्सल में 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो 3 ग्लाइऑक्सल में जाहिर है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन होंगे। ग्लाइऑक्सल को बोलते हैं बाइफॉर्माइल। बाइफॉर्माइल, ये ऊपर भी फॉर्माइल एल्डिहाइड का ग्रुप है, नीचे भी फॉर्माइल एल्डिहाइड का ग्रुप है। ये डाई एल्डिहाइड की फैमिली से बिलोंग करता है। ग्लाइऑक्सल डाई एल्डिहाइड की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। और अब जो लास्ट बताने लगा हूँ ये जरा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुन लेना। बेंजीन की एडिशन रिएक्शन में अब एक तो ऑक्सीडेशन में ओजोनलाइसिस पढ़ा दिया, एक और ऑक्सीडेशन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सुन लेना बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे होती है। ये है जी, आ गया हमारे पास बेंजीन। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, पता लग ही जाएगा। सुनो अब, बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाने के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वनेडियम पेंटॉक्साइड मौजूद यूज करते हैं 450 टेम्परेचर पे। और ऑक्सीजन होती है जो कि एयर से आई हुई होती है। बेशक एयर की ऑक्सीजन मालिकुलर ऑक्सीजन होती है, मैं मालिकुलर बनाऊंगा आखिर में बना दूंगा। सुनो, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि बेंजीन को दरमियान से स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है बेंजीन को दरमियान से। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेंजीन को दरमियान से तोड़ता है। और बेंजीन की लेफ्ट साइड वाला जो रिंग है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, लेफ्ट पे क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ये वो ऊपर वाली कार्बन, एक नीचे वाली कार्बन। ये जो बेंजीन का लेफ्ट वाला पार्ट है, ये टूट के इसमें ऑक्सीजन आके ऐड होना शुरू होती है। ये देखो, इस कार्बन का नीचे वाली कार्बन से डबल बॉन्ड टूटा होगा, उस डबल बॉन्ड आके बनाएगी ऑक्सीजन। इस नीचे वाली कार्बन का भी साथ वाली कार्बन से डबल बॉन्ड टूटा होगा, उस डबल बॉन्ड की जगह भी आके जुड़ेगी ऑक्सीजन। और फिर इस कार्बन का हाइड्रोजन से और इस वाली कार्बन का भी हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटा होगा, और उस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह इंटरकनेक्ट होगी आके ऑक्सीजन। भाई, कार्बन का साथ वाली कार्बन से डबल बॉन्ड टूटा था, ऑक्सीजन जुड़ी। इस कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड टूटा था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया।
लेकिन कार्बन का हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड भी टूटा था, वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बीच में इंटरकनेक्ट ऑक्सीजन आके जुड़ती है और बनाती है मैलिक अनहाइड्राइड। ये बना मैलिक अनहाइड्राइड। अच्छा अब सुनो, अब ये लेफ्ट वाले पार्ट से मैंने बना दिया मैलिक अनहाइड्राइड, और देखो राइट वाले से क्या बनेगा, राइट वाले बेंजीन के पार्ट से। राइट वाले में कार्बन देखो कितनी है, दो दो बची हुई है ना, दो कार्बन। वो दो कार्बन बनाती हैं दो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज होती हैं ऑक्सीजन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड। और कितनी हाइड्रोजन बची हुई है राइट पे, एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन जो होती हैं वो बनाती हैं दो वाटर, चार हाइड्रोजन दो वाटर। काउंट करो कितनी ऑक्सीजन आई है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, टोटल इधर नौ ऑक्सीजन आई है। तो इधर भी कितनी ऑक्सीजन लिखनी पड़ेगी मुझे, नौ। अब ऑक्सीजन तो एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं होता, मैंने तो नौ ऑक्सीजन के एटम लिख दिए, ऑक्सीजन तो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता। तो इसे मालिक्यूलर फॉर्म में अगर बनाना है तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दो, ये लो ऑक्सीजन की मालिक्यूलर फॉर्म बन गई। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मालिक्यूलर फॉर्म बन गया, बैलेंस ही है इस वक्त पूरी इक्वेशन। मैलिक अनहाइड्राइड फर्दर वाटर से हाइड्रोलाइज होता है। वाटर का जो ये OH नेगेटिव होता है, ये OH नेगेटिव ये इस पॉजिटिव कार्बन से आके जुड़ता है, और वाटर का ये जो पॉजिटिव H होता है ये इस नेगेटिव ऑक्सीजन से आके जुड़ता है, और इधर दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बनता है जी मैलिक एसिड। ये बना है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, MCQs में इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो बस ये थी जी बेंजीन के सारे रिएक्शन। पीछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन में मैंने हाइड्रोजनेशन पढ़ाई, सनलाइट हेलोजनेशन पढ़ाई, ऑक्सीडेशन में मैंने ओजोन लाइसिस भी पढ़ाई और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी पढ़ाई है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी पढ़ाई है। और लास्ट बेंजीन का रिएक्शन होता है जो सिलेबस में आएगा जी, वो आएगा जी बेंजीन के ओरिएंटेशन के रिएक्शन, जिसमें ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपने करने हैं। उसमें मैंने जो आपको बुक दी है उसमें बड़े तफसील से वो सारी कहानी बताई गई है। ओरिएंटेशन रिएक्शंस जो होते हैं ना बेंजीन के, उसमें आपको सारे ग्रुप्स रिएक्टिविटी ऑर्डर में याद करने पड़ते हैं। लफ्ज ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, मतलब बेंजीन पे कौन सी डायरेक्शन पे कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा, ऑर्थो पे आके जुड़ेगा, पैरा पे, मेटा पे, कहाँ पे कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा। अव्वल तो याद रखो मैथीन का बेंजीन का रिंग अगर खाली हो, इस तरह खाली, तो बेंजीन की किसी कार्बन का कोई नाम नहीं होता, बेंजीन की छह कार्बन आइडेंटिकल होती हैं। बेंजीन का रिंग इस तरह खाली होना तो बेंजीन की किसी कार्बन का कोई नाम नहीं होता, और बेंजीन की छह कार्बन आइडेंटिकल सेम होती हैं। लेकिन अगर बेंजीन पे एक कोई ऊपर ग्रुप आके जुड़ जाए, एक ग्रुप अगर आके जुड़ जाए, तो उस ग्रुप के साथ वाली दो जो कार्बन होती हैं बेंजीन की, उसे ऑर्थो बोलते हैं। ऊपर जो ग्रुप आके जुड़ेगा उस ग्रुप के साथ वाली दोनों कार्बन को ऑर्थो, ऑर्थो के नीचे वाली मेटा होती है, और ग्रुप के सामने वाली हमेशा पैरा होती है। अब नाम बन गया। ये नाम किसने डिसाइड किए थे, जो ऊपर ग्रुप आके जुड़ा था, उस ग्रुप ने ये नाम डिसाइड किए। अब अगर जो ऊपर ग्रुप आके जुड़ा है अगर उसने नाम डिसाइड किए हैं, तो फिर अच्छा ये जो ग्रुप ऊपर आके जुड़ा था, याद रखना ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है जो आके जुड़ा है, ये ऊपर फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा है। अब लेट से आके जुड़ना चाहता है सेकंड इलेक्ट्रोफाइल, तो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करेगा कि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आके जुड़े, पैरा पे या मेटा पे। तो इस वजह से ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, ये दो ग्रुप में डिवाइड हुआ हुआ होता है। इस फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ये जो ऊपर फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ था इसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेज सकता है। ऑर्थो पैरा पे क्यों, कब, कैसे भेजता है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे डोनेट करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे डोनेट करके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, ताकि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करे। या फिर ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे हो जाता है, अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन का नेगेटिव चार्ज खींच ले, बेंजीन का नेगेटिव चार्ज कहाँ से खींचेगा, ऑर्थो और पैरा से। अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऑर्थो पैरा से नेगेटिव चार्ज ऊपर खींच ले, तो नेगेटिव चार्ज फिर ज्यादा कहाँ पे मौजूद होगा, मेटा पे, तो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही मेटा पे करेगा। तो दो केसेस होते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल पे,
या तो अपना नेगेटिव चार्ज ऑर्थोपैरा पे डोनेट करे ताकि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे अटैक करे और इस फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को आप बोल सकें ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या फिर ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा का चार्ज अपनी तरफ खींच ले, ऑर्थोपैरा पे नेगेटिव चार्ज कम कर दे तो नेगेटिव चार्ज फिर ज़्यादा कहाँ पे बचा हुआ दिखता है, मेटा पे, तो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही कहाँ पे कर रहा होता है, मेटा पे, तो इसलिए फिर फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भेजेगा। अब सुनो, एमसीक्यूज में आना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में याद रखने आपने कि सर ने कहा था ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उसके बाद बेंजीन खुद रिएक्टिव होता है, फिर याद रखना उसके बाद ऑर्थो और पैरा डीएक्टिवेटर्स रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव होते हैं मेटा डीएक्टिवेटर्स। मेटा में सिर्फ डीएक्टिवेटर्स होते हैं, मेटा में कोई एक्टिवेटर नहीं होता, मेटा डीएक्टिवेटर। सुनो जी, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर आपने कैसे तैयार करने हैं, आपको तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि एमसीक्यूज आएगा, ऑर्डर याद करना पड़ेगा। सुनो कि सर ने कहा था कि ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर में सबसे पहले होता है टर्शरी अमाइन, फिर सर ने कहा था होता है सेकेंडरी अमाइन, फिर होता है प्राइमरी अमाइन, फिर होता है अल्कोहल, फिर होता है ईथर का ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप, फिर होता है थायो अल्कोहल, फिर होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल बेसिकली मिथाइलो इथाइलो जो भी है, यहाँ पे आके ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर खत्म होते हैं। फिर याद रखना सर ने निशानी बताई थी ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स की कि ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर पे लोन पेयर होते हैं और इनका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है। तो देखो जरा, इन पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर और लोन पेयर और सबका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और सर ने कहा था कि अल्काइल ग्रुप होते हैं ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर। क्यों ऐसा बताया जाता है? ये सब जिनके ऊपर लोन पेयर है ना, ये अपने लोन पेयर, ये सारे ग्रुप इधर बेंजीन में एक्स की जगह जुड़े होंगे, ये जितने मैंने ग्रुप लिखे हैं बेंजीन में एक्स की जगह जुड़े होंगे, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ऊपर ऑलरेडी जुड़े होंगे। ये अपना लोन पेयर बेंजीन की तरफ डोनेट करते हैं और बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देते हैं और सेकंड इलेक्ट्रोफाइल फिर ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। तो ये जो मैंने जितनी चीजें इधर लिखी हैं ये इधर एक्स की जगह लिखी होंगी, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल की जगह, और ये अपने लोन पेयर बेंजीन की तरफ डोनेट करेंगे और बेंजीन पे ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे ताकि सेकंड इलेक्ट्रोफाइल में ऑर्थो पैरा पे अटैक करे। और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल, ये अल्काइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये अल्काइल अगर इधर ऊपर एक्स की जगह जुड़ा होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, अपना नेगेटिव चार्ज ऑर्थोपैरा पे भेजेगा और ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा, इसलिए इन्हें ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर बोलते हैं। बेंजीन को ये एक्टिवेट कर देते हैं ऑर्थोपैरा पोजीशन पे, फिर खुद बेंजीन रिएक्टिव होता है। बेंजीन के बाद ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटर आसान, बड़ा आसान होता है याद करना, फ्लोरीन, सिर्फ हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। ये दो इफेक्ट वैसे पढ़ाए जाते हैं, एफएससी सिलेबस में नहीं है वरना मैं पढ़ा देता। ये दोनों बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं दो इफेक्ट्स के जरिए, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों इफेक्ट के जरिए बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन उनको दोनों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, होता अगर एमडी कैट में तो मैं पढ़ा देता। बस आपने याद रखना है कि हेलोजन्स जो होते हैं वो इधर एक्स की जगह अगर जुड़े हों तो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं और इन्हें ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटर्स बोलते हैं, अगर हेलोजन इधर एक्स की जगह जुड़े। और फिर लास्ट होते हैं मेटा डीएक्टिवेटर्स। तो सुनो, मेटा डीएक्टिवेटर क्या क्या याद करने हैं आपने? मेटा डीएक्टिवेटर में याद करना है अल्डिहाइड का ग्रुप, फिर कार्बोक्साइल का ग्रुप, फिर कीटोन का ग्रुप, कीटोन के बाद सल्फोनाइल का ग्रुप, सल्फोनाइल के बाद साइनो ग्रुप, मतलब साइनाइड जैसे बोलते हैं, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप, और उसके बाद क्वाटरनी अमाइंस,
क्वाटरनी माइंस। अगर ये बेंजीन के ऊपर इधर एक्स की जगह जुड़े हों तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ऑर्थो और पैरा से नेगेटिव चार्ज ऊपर खींच लेते हैं ये सारे। ऑर्थो पैरा से नेगेटिव चार्ज ऊपर खींच लेंगे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहाँ पे दिखेगा, नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे, तो नया आने वाला सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही मेटा पे करेगा। और निशानी याद रखना कि सर ने कहा था जो मेटा डीएक्टिवेटर होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, या उन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है। जरा गौर से देखो, डबल 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 ट्रिपल, डबल पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, ट्रिपल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, तो वो जो होते हैं, याद रखना एमसीक्यूज में हिंट के तौर पे, वो मेटा डीएक्टिवेटर्स होते हैं। ओके। अब अब मैंने आपको इस तरीके से ये बुक दी हुई है अपनी, इस बुक में मैंने देखो ये जितने मैंने ग्रुप्स लिख के दिए हैं, ये जितने मैंने ग्रुप्स लिख के दिए हुए हैं, ये सारे ग्रुप मैंने इधर एक्स की जगह ऊपर जोड़े हैं। मैं कह रहा थे सारे ग्रुप एक्स की जगह होंगे, ये देखो मैंने सारे ग्रुप ऊपर जोड़े हैं। फिर मैंने इनके नाम भी सारे लिखे हैं, क्वाटरनी माइन, सेकेंडरी माइन, इस प्राइमरी माइन को एनिलीन बोलते हैं, इनका नाम भी याद रखना, फिनोल, एनोस, एनिसोल, थायोफिनोल, टोलिन, बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडोबेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एसिटोफिनोन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजोनाइट्राइल, नाइट्रोबेंजीन, और फिनाइल ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन। तो ये मैंने जितने ग्रुप्स इस वक्त आपको पढ़ाए हैं, ये सारे मैंने बुक में इधर ऊपर आपको बेंजीन के ऊपर जोड़ के दिखाए हुए हैं। ये ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए होंगे और एमसीक्यूज इस तरह बनेगा, एमसीक्यूज इस तरह बनेगा, वो आपको कहेगा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर इनकमिंग अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो एमसीक्यूज में किसी इलेक्ट्रोफाइल का नाम ले लेगा। पीछे मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाए हैं, उसमें हेलोजन के इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ाए हैं, उसमें मैंने नाइट्रो का इलेक्ट्रोफाइल आपको पढ़ाया है, उसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको अल्काइल का इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया है, एसाइल का इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया है। तो पीछे मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में आपको पढ़ाए हैं, उनमें से वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का नाम ले लेगा और वो कहेगा बताएं कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने लगे हैं, तो सबसे ज्यादा किस पे अटैक करेंगे तेजी से, टॉलिन पे अटैक करेंगे ज्यादा तेजी से, एनिलीन पे ज्यादा तेजी से अटैक करेंगे, बेंजीन पे ज्यादा तेजी से अटैक करेंगे, बेंजल्डिहाइड पे ज्यादा तेजी से अटैक करेंगे। तो ये जो मैंने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में इलेक्ट्रोफाइल लिखे ना, ये सेकंड है जो अटैक करने वाले हैं, ये सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करने वाले हैं। बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जुड़े हुए हैं जिन्होंने बेंजीन की रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, एनिलीन की होगी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी। ये सेकंड इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेंजीन को सबसे ज्यादा रिएक्टिव बना देगा एनिलीन। ये अपना नेगेटिव चार्ज इधर ऑर्थो और पैरा पे डोनेट करेगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, और ये सेकंड इलेक्ट्रोफाइल बड़ी तेजी से ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, तो ये एनिलीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। एमसीक्यूज में मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव का एमसीक्यूज होगा या ऑर्डर का, सबसे ज्यादा तो बीटा रिएक्टिव है ऑर्डर की अगर बात करें, ठीक है। बीटा के बाद कौन रिएक्टिव होगा, टॉलिन होगा अल्फा वाला। टॉलिन के बाद खुद बेंजीन रिएक्टिव होगा, बीटा वाला। बीटा मैंने 2 दफा लिख दी है, चार्ली वाला। और लीस्ट रिएक्टिव जो होगा वो गिवन ऑप्शन में डेल्टा होगा, जो कि आपके पास बेंजल्डिहाइड है। तो ऑर्डर के एमसीक्यूज होंगे मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव के तरह एमसीक्यूज होंगे। जरूरी नहीं वो नीचे बेंजीन जोड़े, वो सीधे सीधे ग्रुप्स ही लिख देगा, वो सिंपल ग्रुप्स चार्ट लिख देगा, सिंपल ग्रुप CH3 NH2 खाली बेंजीन और CH, और वो कहेगा बताओ इन चारों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव बनाएगा बेंजीन को फॉर अटैकिंग ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर याद होगा तभी ये हो पाएंगे। थोड़ी बहुत यूं भी इस पे ना यूं बना लेना कि सर ने कहा था कि पहले टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी माइंस होते हैं। सर ने कहा था टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होते हैं। फिर सर ने कहा था डबल ओ होता है और SCC होता है। अच्छा, ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, डबल ओ का मतलब जहन में याद रख लेना, OH और ईथर का OCH3।
एस का मतलब SH और डबल C का मतलब CH3 और बेंजीन का C। तो यूं इस तरह ना, यूं शॉर्ट फॉर्म्स इनकी बनाना। हेलोजन बच्चों को वैसे ही याद हो जाते हैं, मैं टिप और शॉर्ट फॉर्म की जरूरत नहीं। फिर याद रखना, सर ने कहा था अल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान में, अल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान में कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। तो याद रखना अल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान में कार्बोक्साइल, और इनको यूं याद रख लेना, सर ने कहा था SC+N। एस का मतलब सर ने जी सल्फोनाइल बोला, सी का मतलब साइनो, एन का मतलब नाइट्रो और एन का मतलब क्वाटरनी अमाइन। तो क्या याद हुआ ऑर्डर? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमाइन। डबल ओ का मतलब OH और ईथर, एस का मतलब SH और डबल सी का मतलब CH3 और बेंजीन। हेलोजन वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान में कार्बोक्साइल, और सल्फोनाइल, साइनो और डबल एन का मतलब नाइट्रो और क्वाटरनी अमाइन, और ये जी ऑर्डर हो गया याद। और इस तरीके से बनेंगे MCQs। और अब आपने ये हैंडल करने हैं। ये लीजिए बेंजीन हो गया ख़त्म। उम्मीद है अच्छे तरीके से आप बेंजीन तैयार कर पाओगे। ओके हो गया।